मेरा नाम वू लियांग है। जब मेरी आंख खुली तो मैं पूरी तरह उलझन में था और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। अभी कुछ ही देर पहले मैं ब्लू स्टार पर एक प्राइवेट जेट में पार्टी कर रहा था, लेकिन अब मैं एक लकड़ी के पिंजरे में कैद था। बाहर का माहौल एक भयानक जंग जैसा था। मैंने देखा कि जानवरों की खाल पहने कुछ आदिम प्रिमिटिव महिलाएं पत्थर की कुल्हाड़ियों और हड्डियों के भालों से बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी। हैरानी की बात ये थी कि मुझे उनकी भाषा पूरी तरह समझ आ रही थी। मुझे जल्दी ही सच्चाई का एहसास हुआ। मैं समय की यात्रा टाइम ट्रैवल करके एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ 100 सालों से चल रही जंग ने लगभग सभी मर्दों को खत्म कर दिया था। इस धरती पर मर्द एक अनमोल संसाधन रिसोर्स बन गए थे, जिन्हें सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कबीले मुझे पाने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। तभी मेरे दिमाग में एक यांत्रिक मैकेनिकल आवाज गूंजी, जिसने एक मल्टीरेशियल ब्लड लाइन सिस्टम को सक्रिय एक्टिवेट कर दिया। इसने मुझे एक बिगिनर्स गिफ्ट दिया, जिसने मेरे शरीर को पूरी तरह बदल दिया। मुझे एक प्रोफेशनल बॉक्सर की ताकत और अनंत सहनशक्ति इन्फिनिट एंड्योरेंस मिल गई। मुझे अपने मसल्स में एक गजब की शक्ति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मैं एक चट्टान को भी मुक्का मार कर तोड़ सकता हूँ। यूं खत्म हुई और विजेता मेरे पिंजरे के पास आए। उनकी नेता थी वेश्यन, लाल भूरे बालों वाली एक खूबसूरत और ताकतवर मुखिया, और उनके साथ थी एलाइजा, सफेद खाल के लिबस में एक रहस्यमयी हाई प्रीस्टेस। मैंने अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें स्कैन किया और देखा कि दोनों में ही जबरदस्त क्षमताएं पोटेंशियल थी। सिस्टम ने मुझसे वादा किया कि अगर मैं उनसे जुड़ जाऊं बॉन्ड, तो मुझे और भी बड़े इनाम और नई तकनीकें मिलेंगी। जब वॉरियर्स ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला तो वे मेरी कड़कठी और ताकत देखकर दंग रह गए। उन कमजोर मर्दों के उलट जिन्हें वे आमतौर पर पकड़ती थी, मैंने रहम की भीख नहीं मांगी। मैं बस मुस्कुराया। वेश्यन ने कहा कि अब मैं उसके कबीले का हिस्सा हूं, लेकिन मेरे इरादे कुछ और ही थे। अपने नए सिस्टम और ताकतवर शरीर के साथ मैं उनकी कठपुतली नहीं बनने वाला था। इसके बजाय मैं उन पर राज करने और उनकी पूरी सभ्यता सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने वाला था। सिस्टम से मिलने वाले इनामों को देखकर मेरे अंदर की महत्वाकांक्षा एम्बिशन जाग उठी। मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ एक कैडी बनकर नहीं रहूंगा। मैं वेशियन और एलाइजा दोनों का दिल जीत लूंगा, ताकि अपनी खुद की सत्ता अथॉरिटी कायम कर सकूं। यहाँ सुकून से रहने के लिए मुझे मुतलक शक्ति, एब्सोल्यूट पावर की जरूरत थी। सिस्टम ने मुझे ब्लैक रॉक ट्राइब को जीतने का मिशन दिया, जिसकी शुरुआत वेशियन से होनी थी। उसने मुझे साफ सफाई करने का हुक्म दिया। वो मुझे कबीले के लिए सिर्फ एक फायदेमंद औजार टूल समझ रही थी। जब मैं नदी में नहा रहा था तो मैंने अपनी ताकत नहीं छुपाई। मेरे लंबे और गठिले शरीर ने महिला वॉरियर्स को हैरत और प्रशंसा एडमिरेशन में डाल दिया। मुझे उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना पसंद आ रहा था, ये जानते हुए कि आज की रात सब कुछ बदल देगी। भुना हुआ मांस खाने के बाद मुझे वेश्यन के टेंट में ले जाया गया। एलाइजा बाहर इंतजार कर रही थी। मेरे पूरा एतमाद कॉन्फिडेंट रवैये ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया और वो शर्म से लाल हो गई। उसने जल्दी से मुझे टेंट के अंदर भेज दिया। उस मध्यम रोशनी वाले टेंट में वेश्यन ने मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी दबे हुए कैडी की तरह पेश नहीं आया। उस धुंधली रोशनी वाले टेंट के अंदर वेश्यन ने मुझ पर हुकूमत चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं कोई दबा हुआ कैडी नहीं था। मैंने तुरंत सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, उसकी थोड़ी चिन को ऊपर उठाया और एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा। जब उसने अपना रौब दिखाने की कोशिश की तो मैंने अपनी बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करके उसे डुबा दिया। उसने एक योद्धा वॉरियर की तरह मुकाबला किया, लेकिन मेरी शक्ति बेहद ज्यादा थी। हमारी टक्कर एक बैटल ऑफ विल्स में बदल गई, जहां मैंने उसका गर्व प्राइड तोड़ दिया और उसे एहसास दिलाया कि असली नेता कौन है। रात खत्म होते होते वो पूरी तरह थक चुकी थी और हार मान चुकी थी। सिस्टम ने मेरी कामयाबी की पुष्टि कंफर्म की। कॉन्फ्रंटेशन रिजल्ट कंप्लीट विक्ट्री। वेशियंस प्राइड ब्रोकन। सबमिशन लेवल 100%। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री अनलॉक्ड। मिशन पूरा होने के इनाम के तौर पर सिस्टम ने मेरे शरीर में ऊर्जा एनर्जी की एक बड़ी लहर दौड़ी दी। मेरी ताकत और रफ्तार इतनी बढ़ गई कि वो मेरी पुरानी सीमा लिमिट से कहीं आगे निकल गई। मुझे लगा जैसे मैं एक साथ 10 सांडो बुल्स को हरा सकता हूँ। सबसे जरूरी बात यह थी कि मैंने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री को खोल लिया था, जिसने मुझे धातु पिघलाने, स्मेल्टिंग और औजार बनाने, फॉर्जिंग का ज्ञान दे दिया। सोती हुई मुखिया वेश्यन के पास खड़े होकर मुझे पता था कि मेरा सफर अभी शुरू ही हुआ है। मैंने नेता को अपने कब्जे में कर लिया था। अब मेरी नजर हाई प्रीस्टेस एलाइजा और पूरे कबीले के भविष्य पर थी। कबीले की मुखिया को हराने के बाद मुझे ऊर्जा का एक अनोखा एहसास हुआ। सिस्टम के इनाम ने सिर्फ मेरी थकान नहीं मिटाई,
बल्कि मेरे शरीर को शक्ति के उस स्टार तक पहुंचा दिया जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये एक बड़ा मोड़ गेम चेंजर था। अब मैं इस स्टोन एज कबीले को ब्रॉन्ज या आयरन एज की तरफ ले जा सकता था। लेवल 20 पर अपने अपडेटेड स्टैट्स देखकर मुझे बड़ी संतुष्टि सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। मेरी योजना काम कर रही थी। अगली सुबह जब मैं टेंट से बाहर निकला तो मैं खुद को बिल्कुल तरोताजा रिफ्रेश महसूस कर रहा था। मैंने हाई प्रीस्टेस एलाइजा को बाहर इंतजार करते हुए पाया। वो मुझे इतना फुर्तीला देखकर दंग रह गई क्योंकि मैं पूरी रात मुखिया के साथ था। जब उसने वेश्यन को देखा तो वो पूरी तरह थकी हुई थी और उसे कई दिनों तक आराम की जरूरत थी। कबीले में ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी गई थी क्योंकि उनकी मुखिया सबसे ताकतवर योद्धा थी। ये खबर पूरे कैंप में आग की तरह फैल गई। महिला वॉरियर्स हैरान थी कि उनकी ताकतवर नेता अपने टेंट से निकलने तक की हालत में नहीं है, जबकि मैं मजे से नदी में नहा रहा था और पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। एलाइजा ने मुझे बताया कि मुखिया को ठीक होने में 3 दिन लगेंगे। उसने समझाया कि मेरा अब एक ही काम है, अपनी ताकत को मुखिया के लिए बचाए रखना। इसके बदले मुझे एक अलग टेंट और बेहतर खाना दिया जाएगा। मैंने उस खास बर्ताव स्पेशल ट्रीटमेंट का लुत्फ उठाया, लेकिन एलाइजा को साफ कर दिया कि मैं सिर्फ एक आरामदायक जिंदगी से कहीं ज्यादा चाहता हूँ। मेरे नए और ताकतवर टेंट में बैठकर मैंने फिर से अपना स्टेटस चेक किया। लेवल 20 स्टेटस फ्री मैन, ऑब्जेक्टिव ट्राइब्स रिस्पेक्ट एंड डेस्टिनी। बिना किसी विशेष हुनर स्पेशल स्किल्स के भी मैं अब उस इलाके का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। उस औद्योगिक ज्ञान इंडस्ट्रियल नॉलेज के साथ जो अब मेरे पास था, मैं इस पुरानी दुनिया को बदलने के लिए तैयार था। मैंने तकनीक टेक्नोलॉजी की शक्ति से कबीले का सम्मान जीतने और अपने नसीब को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। जब मुझे पता चला कि मैं लेवल 20 तक पहुंच गया हूं, तो मैं इस नई धरती पर पूरी तरह सुरक्षित और पूर्ण एतमाद कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। मैं अब सिर्फ एक कैडी नहीं था, मैं एक ऐसा आदमी था जिसके पास खुलकर घूमने की शक्ति और सब कुछ बदलने का ज्ञान था। मेरा पहला बड़ा मकसद इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री, औद्योगिक तकनीक का ज्ञान था। मैंने अपने टेंट में कोयले का इस्तेमाल करके जानवरों की खाल पर भट्टियों, फर्नेसेस और लोहे के औजारों के नक्शे, ब्लूप्रिंट्स तैयार किए। मुझे पता था कि एक बार जब मैं लोहे के हथियार और औजार पेश करूंगा तो कबीला मेरी शक्ति और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस का दिल से सम्मान करेगा। उन शुरुआती दिनों में मैं एक लेजेंड मिसाल बन गया। महिलाएं आपस में चुपके चुपके बातें करती थी कि मैंने उनकी ताकतवर मुखिया वेशियन को किस कदर ठका दिया है कि वो 3 दिनों से अपने टेंट से बाहर नहीं निकली। वो मेरे लिए सबसे अच्छा खाना लेकर आती थी और मैंने अपने खाली समय का इस्तेमाल ये जानने में किया कि वो लोग कैसे रहते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो अभी भी स्टोन एज पत्थर के युग में फेज हुए थे, हड्डियों के भालों से शिकार करते थे और अक्सर भूखे रहते थे। इससे भी बुरा ये था कि दूसरे कबीले यहाँ पैदा होने वाले लड़कों को चुरा ले जाते थे, जिसकी वजह से आबादी का बढ़ना नामुमकिन था। तब मुझे एहसास हुआ कि इस कबीले को मेरी कितनी ज्यादा जरूरत है। हाई प्रीस्टेस एलाइजा मेरे लिए रात का खाना और मुखिया की हालत की खबर लेकर आई। वो मेरे बनाए हुए नक्शे ड्राइंग्स को लेकर उत्सुक क्यूरियस थी, लेकिन मैं देख सकता था कि वो मेरे आसपास होने से घबरा भी रही थी। मैंने उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। उसके कान में धीरे से कुछ कहा और वो शर्म से लाल हो गई। सिस्टम ने तुरंत मुझे एक नया मिशन दिया, एलिजा का दिल जीतना। इनाम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, खेती बड़ी की तकनीक। अगर मैं कामयाब होता तो हम अपना खाना खुद उगा सकते थे और भूख से छुटकारा पा सकते थे। एलाइजा जैसी समझदार महिला को जीतने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, मुझे उसे एक चमत्कार, मिरेकल दिखाना था। मेरी योजना उसकी आंखों के सामने पत्थर को पिघलाकर लोहा बनाने की थी। ऐसी शक्ति उसे एहसास दिलाएगी कि मैं सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं हूँ। आखिर में मैं वेश्यान से मिलने गया। वो अपने बिस्तर पर बैठी अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी स्टोन एक्स को चमका रही थी और ताकतवर दिखने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकता था कि हमारे बीच जो हुआ उसका असर उस पर अभी भी है। मैं सीधा उसके पास गया, उसका सबसे पसंदीदा हथियार उसके हाथ से लिया और उसे कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया। मैं उसे दिखाना चाहता था कि उसके पुराने तरीके अब खत्म हो चुके हैं और एक नया दौर, न्यू एरा शुरू हो रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और ठंडा था। वो कबीले की मुखिया होने के नाते अपना रुआब वापस पाने की कोशिश कर रही थी। हे, क्या तुम्हारा दिल इतना पठार का होना जरूरी है? वू लियांग का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। शायद आप ये भूल गई हैं मुखिया। मैं मुस्कुराकर उसके और करीब गया। हमारे कबीले के भविष्य के लिए मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाई प्रीस्टेस ने कहा था कि मुखिया को जल्द ही अपने वरिष्ठ एयर्स तैयार करने चाहिए, है ना? ये सुनते ही वेश्यन का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने होंठ चबाए और नजरें फेर ली। वो मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस रात की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी, लेकिन कबीले की मुखिया होने के नाते वो एक ऐसे आदमी को कैसे इजाजत दे सकती थी जो कभी उनका कैडी था, कि वो हालत को अपने कब्जे में कर ले। ऐसा लग रहा था जैसे वो शिकार हंटर नहीं
बल्कि खुद एक शिकार बन गई है। ये सोच वै शेन के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। आज मेरा मूड नहीं है। वू लियांग ने उसके लिए वाक्य पूरा किया। कोई बात नहीं, मेरा मूड है और मैं खुद कड़ी मेहनत हार्ड वर्क संभाल सकता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वू लियांग ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम छोड़ो मुझे। वही शियान ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिर उसने वू लियांग उसे प्यार से चूम लिया। वो वहीं जम गई। उसका विरोध रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आदमी हमेशा से इतना साहसी और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब उसकी सांसें लगभग फूलने लगी, तब जाकर वू लियांग ने उसे छोड़ा। वही सिन कमजोरी के साथ उसकी ओर झुक गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो गहरी सांसें ले रही थी। लीडर, वू लियांग ने उसकी खोई हुई आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, क्या आप मुझे कबीले और रोलैंड एम्पायर, रोलैंड साम्राज्य के बारे में और बता सकती हैं? वही सिन उलझन में दिखी। क्या तुम रोलैंड साम्राज्य से नहीं हो? ये क्यों पूछ रहे हो? मैं वहां से नहीं हूं, वू लियांग ने शांति से उसके बालों को हटाते हुए कहा। मैंने सुना है कि रोलैंड के लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं मदद करना चाहता हूं। इन शब्दों पर वेइसियन के चेहरे का भाव गहरा गंभीर हो गया। मेरी मदद? कैसे? वह साम्राज्य इतना शक्तिशाली है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल सकता है। वेइसियन ने उपहास करते हुए कहा। वू लियांग की बाहों से मुक्त हुई और टेंट के प्रवेश द्वार पर जाकर अंधेरी रात के आसमान को निहारने लगी। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक दिखाई दी। उनके घुड़सवार चांदी जैसा धातु का कवच पहनते हैं, मजबूत धनुष और क्रॉसबो रखते हैं और उनके पास ऐसे हथियार हैं जो आग उगल सकते हैं। वे जहां भी जाते हैं, कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता। लगभग 100 साल पहले वे अचानक ग्रेट वाइल्डरनेस माउंटेन्स, महान जंगल के पहाड़ों के पार से प्रकट हुए और हमारे सभी कबीलों पर हमला करना शुरू कर दिया। उस युद्ध ने पहाड़ों के कबीलों के लगभग सभी पुरुषों को खत्म कर दिया। रोलैंड के लोगों का एक स्पष्ट लक्ष्य था, सभी पुरुषों को मारना और हमारे संसाधनों पर कब्जा करना। हमारे योद्धा उनके सामने लगभग असहाय थे। पत्थर की कुल्हाड़ियां उनके कवच को नहीं तोड़ सकी और लकड़ी के भाले तो उनके करीब भी नहीं पहुंच सके। उनकी तलवारें तेज हैं और उनकी विशाल कुल्हाड़ियां अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती हैं। युद्ध लंबे समय तक चला। कई कबीले या तो नष्ट हो गए या पहाड़ों में गहरे छिपने के लिए मजबूर हो गए, जहां वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हथियार जो आग उगलते हैं। वू लियांग ने माथे पर बल देते हुए सोचा, ये तो बंदूकों गन जैसा लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में पहले से ही इतनी विकसित सभ्यता, सिविलाइजेशन हो जो हथियारों के युग तक पहुंच गई हो, जबकि वेइशियन के लोग अभी भी पाषाण युग, स्टोन एज में थे। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी आसानी से हार गए। मुझे ज्यादा विस्तार से नहीं पता, वेइशियन ने आह भरते हुए कहा। मैं बस इतना जानती हूं कि रोलैंड के लोग उन हथियारों को मैजिक एल्केमी गन्स, जादुई कीमिया बंदूकें कहते हैं। ये हथियार बेहद शक्तिशाली हैं। वे दर्जनों कदमों की दूरी से ठोस चट्टान को आसानी से छेद सकते हैं और उनके पास उड़ने वाले लोहे के जानवर, फ्लाइंग आयरन बीस्ट भी हैं जो आसमान से विस्फोटक लोहे के गोले गिरा सकते हैं। मैजिक अल्केमी गन्स, उड़ने वाले लोहे के जानवर, विस्फोटक लोहे के गोले, ये विशुद्ध तकनीक, प्योर टेक्नोलॉजी जैसा नहीं लग रहा था। ये विज्ञान और जादू का मिश्रण जैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोलैंड के लोगों ने जादू और हथियारों का एक साथ मेल कर लिया है। वू लियांग को एहसास हुआ कि स्थिति उसकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल थी। हम इतने समय से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमारा कबीला छोटा और छोटा होता जा रहा है। हमारे लिए रोलैंड के लोगों का विरोध करना असंभव है। वेइशियन के चेहरे पर मायूसी छा गई। विरोध करना असंभव नहीं मुखिया, अब जबकि मैं यहाँ हूँ। रोलैंड सेना के खिलाफ खड़े होने का अभी भी एक मौका है। वू लियांग ने पूरी दृढ़ता के साथ अपना हर शब्द कहा। और तुम? वेइशियन, तुम्हें बस अपने लोगों को मेरे पीछे चलने के लिए कहना है। तुम्हारे पीछे चले? वेइशियन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी। हाँ बिल्कुल। वू लियांग ने उसके कटाक्ष को नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम सबको इन पहाड़ों से बाहर ले जाऊंगा और तुम्हारी हर वो चीज वापस पाने में मदद करूंगा जो तुम्हारी है। क्या तुम पागल हो गए हो या मैं? बेतुकी बातें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ खड़ी तुम्हारे साथ बकवास कर रही हूँ। तुम तो बस एक औजार हो जिसे हमने पकड़ा है। अब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं अपना आपा नहीं खोऊंगी। वेइशियन को महसूस हुआ कि उसके अपने मन में कुछ गड़बड़ है और वो चिढ़ गई। वू लियांग मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। अचानक उसकी उपस्थिति पूरी तरह बदल गई। वेइशियन की आंखों के सामने ही वू लियांग ने अपना बीस्ट ब्लड इग्निशन कौशल सक्रिय कर दिया। बीस्ट ब्लड इग्निशन LV-20 सक्रिय। एक हल्की लाल ऊर्जा की लहर बाहर निकली। वू लियांग की त्वचा पर लाल रेखाएं उभर आईं और एक जंगली, शक्तिशाली आभा ऑरा ने पूरे टेंट को भर दिया। वेइशियन उस शक्ति से पूरी तरह हैरान रह गई। बीस्ट ब्लड इग्निशन, उसे इस कला के बारे में कैसे पता? ये एक ऐसी शक्ति थी जो केवल उसके लोगों के वंश, ब्लडलाइन के माध्यम से आगे बढ़ी थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसे नहीं सीख सकता था। फिर भी वू लियांग का तरीका उसके तरीके से भी ज्यादा शक्तिशाली और तीव्र था, जो उसके नियंत्रण से कहीं बाहर था। असंभव।
तुम बीस्ट ब्लड इग्निशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? वेश्यन वू लियांग को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई दानव हो। आपकी बदौलत, मेरी प्रिय लीडर, वू लियांग ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा और अपनी ऊर्जा को शांत किया। मेरी बदौलत? वेश्यन ने उलझन में पूछा। 3 रात पहले जब हमारे वंश ब्लड लाइन्स आपस में जुड़े तो मैंने न केवल बीस्ट ब्लड इग्निशन की कला सीखी, बल्कि मेरी ताकत भी आपसे कहीं ज्यादा बढ़ गई। वू लियांग ने लापरवाही से वेश्यन की पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और उसे टेंट के प्रवेश द्वार की ओर घुमाया। उस हिंसक ताकत ने हवा को चीर दिया, जिससे हवा का इतना तेज झोंका पैदा हुआ कि टेंट चरमराने लगा और लगभग गिरने ही वाला था। अविश्वसनीय! वेश्यन को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो साफ तौर पर उससे निकलने वाली भारी शक्ति को महसूस कर सकती थी। अगर वो अब वू लियांग को काबू करने की कोशिश करती तो अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो डर जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वू लियांग, तुम वास्तव में कौन हो? वेश्यन की आंखें तेज थीं, जैसे वो अपने सामने खड़े आदमी की हकीकत जानना चाहती हो। वही जो आपके ब्लैक रॉक ट्राइब को और भी शक्तिशाली बनाएगा। वेश्यन, आपको बस ये विश्वास करने की जरूरत है कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो आप क्या सोचती हैं? अब मैं सिर्फ एक औजार नहीं हूं, है ना? वेश्यन, मेरे साथ काम करो और मैं आपके लोगों को महानता की ओर ले जाऊंगा। वू लियांग के शब्द दृढ़ और प्रभावशाली थे। वेश्यन का दिल डगमगा गया और वो एक लंबी खामोशी डूब गई। वू लियांग ने उसे टोका नहीं। वो शांति से इंतजार करता रहा। ठीक है। वेश्यन ने आखिरकार अपना सिर उठाते हुए उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, मैं मानती हूं, तुमने आज रात जो किया उसने मुझे वाकई हैरान कर दिया। वू लियांग, अगर तुम्हारे पास सच में ये क्षमता है तो जाहिर है मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं और मेरे लोग पूरी तरह से तुम्हारा अनुसरण फॉलो करें तो तुम्हें हमें कुछ और भी प्रभावशाली करके दिखाना होगा। वू लियांग ने सिर हिलाया। ठीक है, बस मुझे इतना ही सुनना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। हर चीज में अभी भी समय लगेगा। कल से मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें, उसने कहा। बताओ। वेश्यन ने गहरी सांस लेने के बाद जवाब दिया, जब तक ये वाजिब होगा मैं सहयोग करूंगी। वुलियांग संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। बहुत अच्छा। कल कबीले की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को इकट्ठा करें और मेरे साथ आएं। मैं आपको एक विशेष प्रकार के पत्थर की खुदाई माइनिंग के लिए ले जाऊंगा। लोहे के औजार बनाना और उनकी खुदाई करना। अगली सुबह ब्लैक रॉक ट्राइब का कैंप शोर और उत्साह से भरा हुआ था। लोग पिछली रात वेश्यन के टेंट से आने वाली अजीब आवाजों के बारे में कानाफूसी कर रहे थे और सोच रहे थे कि किस तरह की शक्ति ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया था। कई महिला योद्धा जिज्ञासा और विस्मय औ के साथ वुलियांग को देख रही थी। क्या उसकी शक्ति वास्तव में इतनी महान थी? चीफ वेश्यन ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस सुबह उसने कबीले के 50 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को खुद चुना। कबीले का कोई भी सदस्य नहीं जानता था कि उनके लीडर की योजना क्या है। कबीले की मुख्य पुजारिन एलिजा को भी समूह के आगे बुलाया गया। इकट्ठे हुए योद्धाओं को देखते हुए वह उलझन में पड़ गई। एलिजा, चीफ, आपकी क्या योजना है? आप हमारे सभी बेहतरीन योद्धाओं को अपने साथ ले जा रहे हैं। कबीले की सुरक्षा का क्या होगा? वेश्यान, खनन और लोहा गलाना, माइनिंग एंड आयरन स्मेल्टिंग। वेश्यान का जवाब सरल था। नैरेटर एलिजा की आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। एलिजा, चीफ, क्या आपने लोहा गलाने का रहस्य जान लिया है? ये तो अद्भुत है। अब हम असली हथियार बना सकते हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। रोलैंड के लोगों ने हमें 100 साल से रोक रखा है। अब हम आखिरकार अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं। नैरेटर वेशियान ने अपना सिर हिलाया। वेशियान, मैंने नहीं। उसने वुलियांग की ओर देखा जो उनकी ओर आ रहा था। एलिजा, फिर से वही? चीफ, क्या हम वाकई उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नैरेटर एलिजा हिचकिचाई और वेशियान ने उसे वो सब कुछ बताया जो पिछली रात हुआ था। एलिजा, ये असंभव है। वो सच में आपसे आगे निकल गया? अविश्वसनीय। नैरेटर उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वही थी जैसी वेशियान ने उम्मीद की थी। एलिजा, खैर,
अगर वो वास्तव में लोहे के औजार बनाने में हमारी मदद कर सकता है तो मेरे पास विरोध करने का कोई कारण नहीं है। नैरेटर: चूंकि चीफ सहमत थी इसलिए आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। वुलियांग: क्या सब तैयार है? वुलियांग ने पास आती वेशियान की ओर देखा। वेशियान: हम किसी भी समय निकल सकते हैं। वेशियान ने सिर हिलाया। उसका व्यवहार अब पहले से कहीं अधिक नरम था। नैरेटर: 50 महिला योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। क्या सच में चीफ के मन में इस आदमी के लिए भावनाएं पैदा हो रही थी? वुलियांग ने सिर हिलाया और दिलचस्पी के साथ एलिजा की ओर देखा। वुलियांग: क्या मुख्य पुजारिन भी साथ आ रही हैं? एलिजा: बेशक, मैं देखना चाहती हूं कि आप वास्तव में क्या करने वाले हैं। नैरेटर: एलिजा को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था और उसने उसे एक ठंडी नजर से देखा। उसे यहां तक शक था कि चीफ उसकी बातों में आ गई हैं। वुलियांग: तो फिर चलते हैं। वुलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे उसके बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग अपने औजार उठाओ और मेरे पीछे आओ। नैरेटर: वेई शियान और एलिजा वुलियांग के पीछे चल दिए और 50 महिला योद्धा कबीले के गेट से बाहर निकल आईं। उनकी दिशा स्पष्ट थी। वुलियांग ने कबीले से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक छोटी लोहे की खदान का पता लगाने के लिए पहले ही अपने सिस्टम की अयस्क पहचान क्षमता और डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल कर लिया था। भंडार बड़ा नहीं था लेकिन उनकी वर्तमान जरूरतों के लिए पर्याप्त था। वे घने जंगल से गुजरे। महिला योद्धा शक्तिशाली और फुर्तीली थीं। उन्होंने उबड़ खाबड़ रास्तों को आसानी से पार कर लिया। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी वुलियांग की सहनशक्ति, एंडोरेंस, जो उनसे भी कहीं ज्यादा लग रही थी। वो हमेशा समूह के आगे चलता था। उसके कदम स्थिर और शांत थे। इतनी देर चलने के बाद भी उसके माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं आई। एलिजा, जिसकी सहन शक्ति कबीले में सबसे कम थी, 1 घंटे से भी कम समय में हौंफने लगी थी। उसका माथा पसीने से तरबतर था। उसने सामने चल रहे उस बेपरवाह शख्स को देखा और आखिरकार खुद से यह स्वीकार किया कि वेई शियान ने जो कहा था वो सच था। इस आदमी की शक्ति वास्तव में असाधारण थी। नैरेटर: लगभग 2 घंटों के बाद वुलियांग पहाड़ के एक छोटे से खोखले हिस्से के सामने रुक गया। वुलियांग: यही वो जगह है, उसने कहा। उसने पहाड़ की दीवार के एक हिस्से की ओर इशारा किया जो काफी साधारण लग रहा था। नैरेटर: महिला योद्धा रुक गईं और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगीं। वहां पत्थरों और जंगली घास के अलावा कुछ नहीं था। वुलियांग: मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं। वुलियांग ने दीवार के पास जाते हुए कहा और सतह पर दिख रहे कुछ लाल भूरे पत्थरों की ओर इशारा किया। क्या आप इन पत्थरों को देख रही हैं? नैरेटर: महिला योद्धाओं ने पास आकर उन पत्थरों की बारीकी से जांच की। अधिकांश पत्थर लाल भूरे रंग के थे जिनमें काली धारियां और धब्बे मिले हुए थे। वे वास्तव में साधारण पत्थरों से अलग दिख रहे थे। एलिजा: क्या ये लौह अयस्क आयरन ओर है? एलिजा ने हाँफते हुए पूछा। वुलियांग: लगता है कि मुख्य पुजारिन को पहले से ही पता था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वुलियांग ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, ये लौह अयस्क है, एक ऐसा पत्थर जिससे धातु के औजार बनाए जाते हैं। वेशियान, मुझे अपनी कुल्हाड़ी दो। नैरेटर: वेशियान एक पल के लिए हिचकिचाई। ये पहली बार था जब वुलियांग ने सबके सामने उसे नाम लेकर पुकारा था। लेकिन उसने बुरा नहीं माना और अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंक दी। वुलियांग ने उसे आसानी से पकड़ लिया और फिर सबको हैरान करते हुए कुल्हाड़ी को जोर से ऊपर उठाया। लाल भूरे पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। वुलियांग ने उसे सहजता से उठाया। वुलियांग: ये लौह अयस्क है, उसने शांति से कहा। जब इस तरह का पत्थर आग में पिघलता है तो यह आपकी पत्थर की कुल्हाड़ियों से 100 गुना ज्यादा मजबूत चीज में बदल जाता है। महिला योद्धा: क्या पत्थर आग में पिघल सकता है? यह असंभव है। समूह में अविश्वास की लहर दौड़ गई। वेश्यान: क्या लोहे के औजार इन्हीं पत्थरों से बनते हैं? वेश्यान ने आश्चर्य भरी नजरों से वुलियांग के हाथ से पत्थर लेते हुए पूछा। वुलियांग: सही कहा, लेकिन इन्हें लोहे में बदलने के लिए हमें एक खास पिघलाने की विधि, स्मेल्टिंग मेथड की जरूरत होगी। भविष्य में हम इन लौह अयस्कों का इस्तेमाल तलवारें, कुल्हाड़ियां
भाले, कवच और बहुत कुछ बनाने के लिए कर सकते हैं। वुलियांग ने आत्मविश्वास के साथ अपने सामने मौजूद पत्थरों के विशाल ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, वुलियांग, आज का काम ज्यादा से ज्यादा पत्थरों को खोदकर निकालना और उन्हें कबीले तक ले जाना है। नैरेटर, ये सुनकर एलिजा की आंखें चमक उठी। एलिजा, अगर ये सच है तो हमारा ब्लैक रॉक कबीला महान जंगली पहाड़ों ग्रेट वाइल्डरनेस माउंटेन्स का सबसे शक्तिशाली कबीला बन जाएगा। नैरेटर, वेशियान ने भी सहमति में सिर हिलाया। यह वास्तव में एक ऐसी घटना थी जो उनके लोगों की किस्मत बदल सकती थी और कबीले को और मजबूत बना सकती थी। वेशियान, सब लोग ध्यान से देखो और याद रखो कि लौह अयस्क कैसा दिखता है, ठीक वैसा ही जैसा वुलियांग ने बताया है। वेशियान ने तुरंत कबीले को आदेश दिए, सब लोग खुदाई शुरू करो। कबीले के लोग, जी हाँ। नैरेटर, वेशियान के आदेश पर लोगों ने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ियों और औजारों को चलाना शुरू कर दिया। वे एक लय में पत्थरों पर वार करने लगे। हालांकि लौह अयस्क बहुत सख्त था और उसकी खुदाई करना मुश्किल था, फिर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की और न ही कोई थकान दिखाई दी। लौह अयस्क आयरन ओर बहुत सख्त था और उसे खोदना मुश्किल था, फिर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की और न ही कोई थकान दिखाई दी। नैरेटर, एलिजा पास में ही खड़ी थी और उस व्यस्त दृश्य को देख रही थी। फिर उसकी नजर एक ऊंची चट्टान पर आराम कर रहे आदमी पर पड़ी। एलिजा, अरे तुम वहां इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हो? वुलियांग, घास चबाते हुए वुलियांग ने कंधे उचकाए। याद है, तुमने ही कहा था कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। उसे छोड़ो। मुख्य पुजारिन, आओ और खुदाई में हमारी मदद करो। नैरेटर, वेईश्यान ने एलिजा को पास बुलाया जबकि वुलियांग धूप का आनंद लेने के लिए घास पर खुशी खुशी लेट गया। खनन का काम तब तक जारी रहा जब तक सूरज पश्चिम में ढलने नहीं लगा। नैरेटर, ब्लैक रॉक कबीले की 50 कुशल महिला योद्धाओं की मेहनत से आखिरकार उन्होंने अलग अलग आकार के 100 से अधिक लौह अयस्क के टुकड़े इकट्ठे कर लिए। ये एक अच्छी पैदावार थी। नैरेटर, वापस जाने का सफर पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। हर टुकड़ा भारी था, उसी आकार के साधारण पत्थरों से कहीं ज्यादा भारी। हर योद्धा कई पाउंड का अयस्क ढो रही थी, फिर भी उनमें से कोई भी थका हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय उनके चेहरे उत्साह और उम्मीद से भरे थे। वे सभी उस पल की कल्पना कर रहे थे जब इन अयस्कों को हथियारों में बदला जाएगा। नैरेटर, जब वे कबीले में लौटे तो पूरा कबीला हलचल में आ गया। शिकार दल द्वारा लाए गए भारी पत्थरों को महिलाएं बड़ी उत्सुकता से देखने लगीं। महिला, ये किस तरह के पत्थर हैं? ये इतने भारी क्यों हैं? मैंने सुना है कि चीफ इन्हें पास की घाटी से वापस लाए हैं। दूसरी महिला, इन्हें लॉ अयस्क कहा जाता है। इन पत्थरों को खोदने का क्या फायदा? तुम इन्हें खा तो नहीं सकती? नैरेटर, कबीले के सवालों का सामना करते हुए भी वेई शियान ने कुछ नहीं समझाया। वुलियांग के निर्देश का पालन करते हुए उसने कबीले के केंद्र में एक खुली जगह पर सारे अयस्क का ढेर लगवा दिया। नैरेटर, वुलियांग ने भट्टी बनाने के लिए पहले ही जगह चुन ली थी। ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी, पानी के स्रोत के पास थी और कोयला बनाने के लिए पर्याप्त पेड़ों से घिरी हुई थी। वुलियांग, चीफ वेईशियान, अब से कृपया इस क्षेत्र को प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड घोषित कर दें। निर्माण करने वालों के अलावा किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है। उसने इशारा करते हुए कहा, यह ब्लैक रॉक कबीले के उत्थान की शुरुआत होगी। वेशियान, समझ गई, मैं इसका ख्याल रखूंगी। वेशियान ने जवाब दिया। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद गार्डों को क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने का आदेश दिया। वुलियांग, मुख्य पुजारिन, वुलियांग एलिजा की ओर मुड़ा। क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? एलिजा ने पलकें झपकाते हुए पूछा, ये देखते हुए कि कबीले की चीफ भी वुलियांग की बातों का पालन कर रही हैं। उसके पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। उन्हें लोहे के औजारों की सख्त जरूरत थी। कोई भी अब पत्थर और हड्डियों से बने हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहता था। रोलैंड की लोहे की सेना की शक्ति देखने के बाद वो इसे अच्छी तरह समझ गई थी। वुलियांग, मुझे भारी मात्रा में कोयले की जरूरत है, जितना संभव हो उतना। वुलियांग ने कहा, कृपया लोगों को लकड़ी काटने का इंतजाम करने के लिए कहें। एलिजा, लकड़ी, ये तो आसान है, मैं इसे संभाल लूंगी।
एलिजा ने सिर हिलाया और जल्दी से आदेश दिए। नैरेटर, जल्द ही पूरा ब्लैक रॉक कबीला काम में जुट गया। कुछ लोग पेड़ काटने चले गए, जबकि वू लियांग ने एलिजा को कोयले की भट्टियां चारकोल किल्स बनाना सिखाया। एलिजा बहुत तेज थी। सिर्फ कुछ स्पष्टीकरणों के बाद ही वो सब कुछ समझ गई। 3 दिनों के बाद एलिजा के मार्गदर्शन में कटी हुई लकड़ियों को भट्टियों में भरा गया और कोयला बनाने की एक पारंपरिक विधि का उपयोग करके उन्हें जलाया गया। नैरेटर, इसी बीच वेई शियान ने वुलियांग की देखरेख में आग प्रतिरोधी ईंटें, फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स बनाने के लिए मिट्टी की भट्टियां बनाने हेतु एक और समूह का नेतृत्व किया। नैरेटर, जब काले कोयले के ढेर और चमकती हुई लाल ईंटें आखिरकार भट्टियों से बाहर आईं, तो ब्लैक रॉक कबीले की महिलाओं का उत्साह चरम पर था। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। नैरेटर, जलती हुई लकड़ी से बना कोयला लंबे समय तक चलता था, बिना बड़ी लपटों के लगातार जलता था और उसे स्टोर करना भी आसान था। ठंडी होने के बाद आग वाली ईंटें बहुत सख्त थीं और वॉच टावर, दीवारें या यहाँ तक कि घर बनाने के लिए भी उत्तम थीं। नैरेटर, वुलियांग द्वारा लाए गए इन बदलावों को देखकर वेई शियान और एलिजा के मन में उसके प्रति भावनाएं बदलने लगीं। अब वे उसे केवल कबीले की संख्या बढ़ाने में मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे। वेई शियान, मुख्य पुजारिन, आप वुलियांग के बारे में क्या सोचती हैं? वेई शियान ने ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे व्यस्त कबीले को देखते हुए अचानक पूछा। एलिजा, वह बुरा नहीं है, एलिजा ने जवाब दिया। उसकी नजरें वू लियांग पर थीं, जो मजदूरों के बीच आराम से टहल रहा था, मुंह में घास का एक तिनका और हाथ पीछे बंधे हुए। वेईशियान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह आदमी वास्तव में स्वर्ग से मिला एक विशेष उपहार हो सकता है। शायद वो किसी दिन हमें इन जंगली पहाड़ों से बाहर भी ले जाए। नैरेटर, एलिजा थोड़ी हैरान हुई और वेईशियान की ओर मुड़ी। आधे महीने की कड़ी मेहनत के बाद ईंटों और कोयले की पहली खेप आखिरकार तैयार थी। तब वू लियांग ने आधिकारिक तौर पर लौह अयस्क को गलाने के लिए एक सरल मिट्टी की भट्टी का डिजाइन पेश किया। उन्होंने पहले जो ईंटें बनाई थीं, वे सब इसी काम के लिए थीं। नैरेटर, चीफ वेई शियान के नेतृत्व में महिलाओं ने कबीले की पहली लोहे की भट्टी बनाना शुरू किया। उन्होंने लगभग 1 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा एक गोल गड्ढा खोदा, जिसमें हवा और पिघले हुए लोहे के लिए नीचे जगह छोड़ी गई थी। नैरेटर, गड्ढे की भीतरी दीवार पर मिट्टी और राख के मिश्रण की परत चढ़ाई गई थी। अंत में इसे आग से सुखाया गया ताकि ये इतना मजबूत हो सके कि लौह अयस्क को पिघलाने के लिए आवश्यक उच्च तापमान को सहन कर सके। नैरेटर, वुलियांग के लिए भट्टी सरल लेकिन व्यावहारिक थी, लेकिन पत्थर युग स्टोन एज में जी रही कबीले की महिलाओं के लिए ये एक असली चुनौती थी। नैरेटर, निर्माण के दौरान वे जिज्ञासा से भरी हुई थीं और वुलियांग के हर काम के बारे में आपस में फुसफुसा रही थीं। कबीले की महिला, ये आदमी इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है? क्या ये वही नहीं है जिसे हमने पकड़ा था? चीफ और पुजारिन उसकी बात क्यों सुन रही हैं? दूसरी महिला, हे वुलियांग, हम दीवारों को कीचड़ से क्यों ढक रहे हैं? क्या बारिश होने पर ये गिर नहीं जाएगा? और ये छोटा सा छेद किस लिए है? नैरेटर, निर्माण का काम कर रही महिलाएं लगातार सवाल पूछ रही थीं। कभी कभी तो वुलियांग पूरी तरह निशब्द, स्पीचलेस हो जाता था। ज्ञान, वो पुरानी कहावत सही थी। ज्ञान हमेशा उत्पादन की सबसे बड़ी शक्ति, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्शन होता है। वुलियांग ने सोचा कि क्या उसे कभी उनके लिए साक्षरता लिटरेसी की क्लास शुरू करनी चाहिए। नैरेटर, उसे लगा कि वो उनके साथ ब्लू स्टार की सभ्यता का ज्ञान साझा कर सकता है और इन आदिवासियों को एक छोटा लेकिन शक्तिशाली सरप्राइज दे सकता है। बेशक इसके लिए पहले सभ्यता के टेक्नोलॉजी ट्री के कई मुख्य हिस्सों को अनलॉक करना होगा। नैरेटर, आगे का रास्ता लंबा था, लेकिन अपने ज्ञान के साथ उन्हें बुनियादी बातें सिखाना बहुत कठिन नहीं होगा। नैरेटर, अगले कुछ दिनों में वुलियांग ने महिलाओं को मिट्टी मिलाने और दीवारें बनाने का निर्देश दिया और जितना संभव हो सके सरल भाषा में भट्टी के सिद्धांतों को समझाया। वुलियांग,
ये गड्ढा भगवान द्वारा हमें शक्ति प्रदान करने के लिए दी गई एक भट्टी है। इसे मिट्टी से ढकने से ये और अधिक मजबूत हो जाता है और उस आग को सहने के काबिल बन जाता है जो पत्थरों को पिघला देती है। वुलियांग, ये छोटा छेद वो जगह है जहाँ पवनदेव विंड गॉड अपनी सांसों के जरिए लपटों को और अधिक तेज करते हैं। नरेटर, उसने ब्लू स्टार के भौतिक और रासायनिक सिद्धांतों को बड़ी चतुराई से कहानियों में बदल दिया ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से अच्छे रहे। नरेटर, महिला योद्धाओं ने श्रद्धा के साथ उसकी बातें सुनी और पहले से भी अधिक मेहनत की। उन्हें महसूस हुआ कि वे केवल मिट्टी नहीं मिला रही हैं, बल्कि एक पवित्र वेदी सैक्रेड अल्टर बना रही हैं। नरेटर, दिन भर कोयला बनाने का अपना काम खत्म करने के बाद एलिजा भट्टी वाली जगह पर आई। वो दूर खड़ी होकर वुलियांग को शांति से योद्धाओं को निर्देश देते हुए देखने लगी। नरेटर, कभी वो गड्ढे की गहराई मापने के लिए नीचे झुकता, कभी मिट्टी के चिपचिपेपन की जांच करता और कभी महिलाओं को चीजें समझाता। वे अभिमानी और उग्र महिला योद्धाएं अब उसके सामने सौम्य मेमनों की तरह व्यवहार कर रही थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वो सब कुछ किया जो उसने कहा था। नरेटर, एलिजा की भावनाएं अब और अधिक उलझ गई थीं। उसने महसूस किया कि वो अब इस आदमी के पार नहीं देख सकती। वह एक रहस्य की तरह था, शांत और एक अदम्य आकर्षण, इरिसिस्टिबल चार्म से भरा हुआ। वो उसे समझना चाहती थी, फिर भी उसे डर था कि वो इसमें कहीं बहुत गहराई तक न खिंच जाए। सिस्टम डिंग, उच्च क्षमता वाली एलिजा में बड़े भावनात्मक उतार चढ़ाव, इमोशनल फ्लक्चुएशन का पता चला है। वफादारी लॉयल्टी 0.2%। नरेटर, वुलियांग के दिमाग में एक अचानक सिस्टम मैसेज गूंजा। वुलियांग है। वो एक पल के लिए जम गया, फिर पीछे मुड़ा। सामने एलिजा उसे छुपकर देख रही थी। नरेटर, जब एलिजा को एहसास हुआ कि वुलियांग ने उसे देख लिया है तो वो जल्दी से मुड़ी और वहां से चली गई। उसके कदम काफी तेज थे। वुलियांग, आज इसे क्या हुआ है? वुलियांग ने मन ही मन सोचा। हाल ही में उसने देखा था कि ये महिला अक्सर उसे छुप छुप कर देखती थी और समय समय पर कहीं से भी सामने आ जाती थी। नरेटर, हर बार उसे एलिजा से थोड़ा और लगाव महसूस होता, बस 0.2% और जैसे टूथपेस्ट निचोड़ना। वुलियांग ने अपना सिर हिलाया। एलिजा का दिल जीतने के लिए अभी भी समय था। एक बार जब उसने लोहा गलाने का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो उसे संभालना आसान हो जाएगा। नरेटर, निर्माण कार्य कई दिनों तक चला। हर किसी के प्रयासों की बदौलत कबीले के केंद्र में आखिरकार एक सरल लेकिन मजबूत मिट्टी की भट्टी बनकर खड़ी हो गई। सब कुछ तैयार था, बस आखिरी कदम बाकी था। मुख्य पुजारिन एलिजा की गणना के अनुसार भट्टी जलाने का सबसे अच्छा समय तीसरे दिन की सुबह तय किया गया था। उस दिन पूरे ब्लैक रॉक कबीले ने अपना काम रोक दिया। हर कोई भट्टी के चारों ओर इकट्ठा हो गया, जिससे वहां एक घनी भीड़ जमा हो गई। उनके चेहरे तनाव, उम्मीद और श्रद्धा से भरे हुए थे। वे सभी एक चमत्कार देखने का इंतजार कर रहे थे। कबीले की महिला एक, क्या आपको सच में लगता है कि पत्थर से लोहा बनाया जा सकता है? कबीले की महिला 2, ये तो अद्भुत है। कबीले की महिला 3, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन चीफ और पुजारिन को देखो, वे काफी गंभीर लग रहे हैं। कबीले की महिला 4, वे काले कोयले और लाल ईंटें पहले से ही अविश्वसनीय थीं। अगर वे वास्तव में पत्थर से 100 गुना सख्त कुछ बना सकते हैं तो हम। नरेटर, महिलाओं की आंखें उत्साह से चमक उठी। वे शियान और एलिजा भट्टी के सामने पूरी गंभीरता के साथ खड़े थे। उन्होंने पारंपरिक औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी। उनके पीछे कबीले की 50 सबसे अच्छी महिला योद्धाओं ने अनुशासन बनाए रखा। उनके चेहरे शांत और गंभीर थे। वुलियांग मुंह में घास का एक तिनका लिए और जेब में हाथ डाले लापरवाही से समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहा था। वुलियांग वो। नरेटर, अंत में जैसे ही सूरज की पहली किरण बादलों को चीर कर निकली, ब्लैक रॉक कबीले में शंख हॉर्न्स की गूंज सुनाई दी। एलिजा, समय आ गया है, आग जलाओ। एलिजा ने आसमान की ओर देखा और ऊंची आवाज में घोषणा की। नरेटर, वेश्यान ने एक तैयार मशाल ली और उसे भट्टी के आधार पर बने छेद में डाल दिया। आग की आवाज, सूखी लकड़ी और भट्टी के नीचे रखा कोयला तेजी से जलने लगा और गर्मी ने देखते ही देखते आसपास की हवा को झुलसाने वाली